हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि सोमवार को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी किसी कारणवश। तो अब आपको रेगुलर ही वीडियोस मिलेंगी। अगर किसी दिन नहीं मिलेगी तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूँगी, तो आप वो भी चेक करते रहा कीजिए। तो हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना, जिसमें हमने शासन शक्ति के स्वरूप और शासन शक्ति के हमने शासन शक्ति का स्रोत और शासन शक्ति के स्वरूप के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है शासन शक्ति का उद्देश्य। तो प्रस्तावना की आज हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब आज हमने पढ़ना है शासन शक्ति के उद्देश्य के बारे में, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे प्रस्तावना की आलोचना, उसका महत्व क्या है, उससे संबंधित कुछ मुद्दे और प्रस्तावना में संशोधन को पढ़ के फिर हम अपने टॉपिक को कवर अप कर देंगे। तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे प्रस्तावना को, और कल से फिर हम अपने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के टॉपिक पर चलेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक हम करेंगे उसकी क्लासेस थोड़ी सी लंबी जाएंगी, तो आप उम्मीद है मुझे आप रेगुलर बने रहेंगे क्लासेस के साथ में। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक प्रस्तावना वाला ही शुरू करते हैं और उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझ भी आ जाए और हमारा टारगेट भी सफल हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि जो बीच में दशहरा की छुट्टी आई थी, फिर संडे था और साथ में फिर आगे मंडे की मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो आपने उसमें पिछली क्लासेस को रिवाइज किया होगा। उम्मीद है आप भूले तो नहीं होंगे इन सब चीज़ों जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो आप अब भी मुझे उम्मीद है कि आप अगर अपना टॉपिक जो है पहले वाला रिवाइज करके बैठे होंगे। अगर आपने नहीं किया तो यहीं पर आप वीडियो को पॉज कर दो और पहले आप उसको रिवाइज कर लो, ताकि आप आगे से कनेक्ट कर पाओ। तो अब अपने पढ़ते हैं शासन शक्ति का उद्देश्य। तो शासन शक्ति में हम उद्देश्य के अंदर हमने सबसे पहला पढ़ना है न्याय। तो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बस हमें इनका सीरियल पता होना चाहिए कि कौन कौन से न्याय की बात कही है। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, मतलब इस सीरियल के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे हमें पता होना चाहिए कि न्याय की बात कही है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम प्रस्तावना जब हमारी पढ़ते हैं तो हमने जैसे अपना प्रस्तावना वाला टॉपिक किया था, तो हमने प्रस्तावना यहाँ लिखी थी, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले किस चीज़ की बात की है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अब जैसे मैं आपको संशोधन के बारे में बताऊंगी, तो संशोधन हुआ था प्रस्तावना के अंदर, उसके बाद में 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। एक पंथ निरपेक्ष, एक हमारे पास समाजवादी, और एक साथ में जोड़ा गया है अखंडता शब्द। ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 76 के अंदर शायद हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म करके बताऊंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है कि हाँ कब हुआ था प्रस्तावना के अंदर संशोधन, लेकिन हुआ यही शायद 1976 ही था प्रस्तावना के अंदर संशोधन का। हाँ, 1976 के अंदर ही संशोधन हुआ था, और 1978 के अंदर फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ये मतलब बड़े बड़े संविधान संशोधन थे। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे जब हम अपने संविधान संशोधन वाला आर्टिकल 368 वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमसे ऐसे कुछ पूछा जाता है कि संशोधन से पहले हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंदर वर्ड्स का क्रम क्या था, वो आपको दे देंगे। संप्रभुत्व, संपन्न, गणराज्य, लोकतंत्र, इस तरीके से आपको दे देंगे, या फिर आपको दे देंगे संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, मतलब इस तरीके से आपको उल्ट पुल्ट दे देंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि प्रस्तावना में संशोधन से पहले कौन कौन से वर्ड्स थे। और ये भी आपको पता होना चाहिए, न्याय की बात हुई है तो इसको आप लाइन वाइज पता होना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता की बात हुई है तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समता की बात है तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले न्याय की बात हुई है, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता की बात हुई है, क्योंकि इसमें भी कई बार कन्फ्यूज़न के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इसलिए अपनी सहूलियत के लिए, और ताकि आप वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर आप
कहीं पर कंफ्यूज हो, इससे अच्छा है कि मैं आपको पहले इसके बारे में नोटिफाई कर दूं, आपको मैं बता दूं। तो न्याय की बात होगी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। सॉरी। उसके बाद में अपने बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता के अंदर मैंने आपको अभी बताया कौन कौन सी स्वतंत्रता आती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब अंतर क्या आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के अंदर? तो विचार क्या होता है? ये विचार जो होता है ये हमारी मानसिक अंतर क्रिया होती है, मतलब एक मानसिक क्रिया होती है कि अपने थॉट्स जो अपने माइंड में आते हैं वो अपने मन में ही आते हैं, और उन थॉट्स को व्यक्त कर देना वो होगी हमारी अभिव्यक्ति। तो विचार क्या है? एक मानसिक क्रिया है, यानी कि सोचना, मनन करना, विश्लेषण करना, ये सब हमारी मानसिक क्रिया है विचार। और उसके बाद जब हम उसको प्रकट कर देते हैं तो वो बन जाता है अभिव्यक्ति। मतलब हम जब प्रकट कर देते हैं अपने विचारों को तो वो अभिव्यक्ति का रूप ले लेता है, यानी कि ये एक मानसिक क्रिया है, या फिर हम इसको एक आंतरिक क्रिया भी बोल सकते हैं। और अभिव्यक्ति क्या है? ये एक बाह्य क्रिया है, मतलब विचारों को प्रकट करना। तो मानसिक क्रिया या आंतरिक क्रिया के अंदर क्या आ जाता है? सोचना, मनन करना, विश्लेषण करना, सोचना, मनन करना, विश्लेषण करना, ये सब आ जाता है किसके अंदर? विचार करने के अंदर। अभिव्यक्ति क्या है? विचारों को प्रकट करना। फिर उसके बाद में हम आते हैं विश्वास के ऊपर, कि किसी विचारधारा को स्वीकार करना, वो है विचार। किसी विचारधारा को स्वीकार करना क्या है? विचार है कि हम कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं, तो वो है हमारा विश्वास। ठीक है। धर्म की बात आती है कि धर्म जो है ये इसका स्वरूप सिद्धांतिक है, मतलब कोई रिलीजन को अगर अपने स्वीकार करते हैं, अपनों को किसी भी रिलीजन को, किसी भी पंथ को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, तो वो आ गया हमारा धर्म। और उसी को अगर हम व्यवहारिक रूप दे देते हैं, जैसे हम अपनी पूजा अर्चना करते हैं, हमारी पूजा पद्धति है, उसको व्यवहार में लाना, वो होती है उपासना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या कुछ होता है। तो ये हमारी स्वतंत्रता के अंदर दिया हुआ है, तो हमें ये लाइन वाइज पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं समता की। समता या फिर समानता। तो ये हमारे पास समानता कौन कौन सी दी हुई है? एक तो प्रतिष्ठा की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और एक है अवसर की समानता। यानी कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये होगी समानता। उसके बाद में हम आते हैं, मतलब बात करते हैं प्रतिष्ठा की समानता क्या है। इसका मतलब है कि समाज में व्यक्तियों का जो स्थान है वो समान होना चाहिए, जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये है प्रतिष्ठा की समानता। और अवसर की समानता क्या है कि इसके अंदर, समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए, तो ये है अवसर की समानता। ठीक है, तो समानता वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद में आता है हमारे पास आगे व्यक्ति की गरिमा, कि व्यक्ति को अपनी मानवीय गरिमा से पूर्ण जो जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल राइट में कि हमें गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो व्यक्ति की जो गरिमा है उसके अंदर क्या जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन उपलब्ध कराना जो है वो व्यक्ति की गरिमा आ जाती है। फिर उसके बाद में आता है वर्ड एकता। इसको बोलते हैं यूनिटी। अब एक बात आती है एकता की, एक बात आती है अखंडता की, यानी कि इंटीग्रिटी की।
एक है यूनिटी और एक है इंटीग्रिटी। तो यूनिटी क्या है कि ये एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है कि नागरिक और समुदायों के बीच में एक साथ रहने की भावना, उनके बीच में एक होने की भावना जो है विकसित करना, वो है एकता। और जो भौगोलिक संकल्पना है वो है अखंडता। ये एक मानसिक संकल्पना है या मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, ये एक भौगोलिक संकल्पना है। तो भौगोलिक संकल्पना है मतलब इसके अंदर भारत का जो क्षेत्र है, जो भूभाग है, उसको संरक्षित रखना है, यानी कि उसको अलग ना होने देना। तो वो हो जाती है अखंडता। तो एकता सुनिश्चित करना और अखंडता सुनिश्चित करना। उसके बाद में आता है वर्ड हमारे पास बंधुता। बंधुता का मतलब क्या है कि भारत का अगर देश का निवासी है तो इस मतलब उसके स्टेटस के लिए, यानी कि भारत का निवासी होने के लिए सभी भारतवासी के आपस में बंधु भाव से रहें। मतलब सभी भारतवासी जो हैं वो आपस में बंधु भाव से, यानी कि एक साथ घुल मिलकर रहें। तो व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता के बारे में हो गया। उसके बाद में हम आगे आते हैं प्रस्तावना की आलोचना पर, कि प्रस्तावना की कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। अब आते हैं हम प्रस्तावना की आलोचना पर। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो आलोचना के अंदर क्या कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो अप्रवर्तनीय है। सबसे पहली बात आती है अप्रवर्तनीय, यानी कि नॉन एनफोर्सिएबल है। मतलब इसके ऊपर अपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर वाद नहीं करवा सकते, मतलब हम कोई याचिका नहीं कर सकते इसके खिलाफ अगर इसका हनन होता है। तो मतलब हम आगे मूल अधिकार पढ़ेंगे, वो हम कहेंगे कि वो प्रवर्तनीय है, मतलब उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपने केस कर सकते हैं। लेकिन आलोचना के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, या गैर न्याय योग्य इसको कह सकते हैं। मतलब इसके अंदर ये हो जाता है कि ये सिर्फ एक निर्देश के रूप में है और इसको सरकार बाध्य करने के लिए भी लागू करने के लिए भी बाध्य नहीं है। इसलिए आलोचक जो है वो इसको टीथलेस टाइगर, क्या कहते हैं, टीथलेस टाइगर। इसको हिंदी में भी कुछ कहते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा याद करने की कोशिश करती हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं दंत विहीन व्याघ्र। दंत विहीन व्याघ्र यानी कि टीथलेस टाइगर इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब जैसे हम बात करें कि ऐसे जो टाइगर है वो कितना खतरनाक एनिमल है। अगर उसके दांत निकाल दिए जाएं, दांत ना हो, अगर वो दंत विहीन हो, तो उससे कौन डरेगा, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए इसको प्रस्तावना को दंत विहीन व्याघ्र यानी कि इसके ऊपर ये सरकार लागू करने के लिए जब बाध्य ही नहीं है, ये एनफोर्सिएबल भी नहीं है, यानी कि प्रवर्तनीय भी नहीं है। मतलब इसके ऊपर हम वाद जारी नहीं करवा सकते, हम वाद जो है नहीं कर सकते इसके ऊपर कि हमारे प्रस्तावना के अंदर ये बात कही गई और लेकिन इस बात का हनन हो गया। हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो एक आलोचक इसकी करते हैं कि इसको दंत विहीन व्याघ्र कहा जाता है। उसके बाद में दूसरी आलोचना पर आते हैं कि प्रस्तावना के अंदर कहते हैं कि अस्पष्टता पाई जाती है, जैसे समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, इनके अर्थ अस्पष्ट हैं। तो मतलब प्रस्तावना के अंदर अस्पष्टता पाई जाती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं, तीसरी इसकी जो आलोचना आती है उसके अंदर कहते हैं कि भारत के संविधान निर्माता जो हैं वो कहते हैं कि प्रस्तावना का संकल्प जो है वो अमेरिका से लिया और उसकी भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मतलब इसके अंदर आलोचक ये बात कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मौलिक देन नहीं है। संविधान निर्माताओं की मौलिक देन नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि इनके अंदर प्रस्तावना की जो भाषा है और विषय वस्तु है वो तो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, और जो प्रस्तावना का संकल्पना है यानी कि इसका कंसेप्ट है वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर भारत के संविधान निर्माताओं ने कुछ अपनी तरफ से नहीं डाला, अपने एफर्ट्स नहीं डाले, मतलब वहां से उठाया और यहाँ डाल दिया, मतलब यही किया उन्होंने। इसलिए इसकी व्याख्या या आलोचना की जाती है कि ये भारतीय संविधान निर्माताओं की मौलिक देन नहीं है। तो ये इसकी आलोचना की जाती है। अब चलते हैं, अब इतनी आलोचना होगी तो इसके महत्व पर भी चल लेते हैं कि इसका क्या यूज है, क्या महत्व है।
तो एक हमारे राजनीतिज्ञ आते हैं जिनका नाम आता है के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी जो हैं वो प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म पत्री कहते हैं। प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म पत्री कहते हैं, यानी कि पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे किसी की जन्म पत्री होती है, वो किसी व्यक्ति के भावी भविष्य के बारे में बताती है, और प्रस्तावना जो है वो भविष्य के भारत की रूपरेखा तैयार करती है कि भविष्य में भारत कैसा होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, गणराज्य, उसमें न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, इन सब के बारे में बताती है। यानी कि भावी भविष्य जो है, हमारे भावी जीवन जो है, हमारे भारत का जो भविष्य है उसके बारे में रूपरेखा प्रस्तुत करती है। और प्रस्तावना ये भी बताती है कि भारत में शासन शक्ति का स्रोत, शासन शक्ति का स्वरूप और शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है। इसलिए के.एम. मुंशी जी ने प्रस्तावना को भारत के संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। इम्पोर्टेंट महत्व है इसका, मतलब पूछा जाता है मोस्टली कि प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा है, या के.एम. मुंशी द्वारा कथित प्रस्तावना के संबंध में कथित संदर्भ कौन सा है, या मतलब इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। उसके बाद में हम आते हैं कि न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस गजेंद्र गडकरी, गजेंद्र गडकरी जी क्या कहते हैं कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन मतलब और इसे शासन करने की हमें कोई विशिष्ट शक्ति भी प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है प्रस्तावना। यानी कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी किसने कहा है, जस्टिस गजेंद्र गडकरी ने कहा है। मतलब इस आधार पे ये कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के निर्वचन यानी कि इसकी व्याख्या के अंदर सहायता करती है, और प्रस्तावना के जरिए हम संविधान के अंदर किसी भी अस्पष्टता जो है, संविधान में नहीं जो अस्पष्टता है उसको दूर कर सकते हैं। तो गजेंद्र गडकरी ने कहा है कि ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। उसके बाद हम बात करते हैं, आते हैं ठाकुरदास भार्गव। तो ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मतलब ये इनका ये कहना है कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर जो है वो महत्वहीन हो जाता है, उसी प्रकार प्रस्तावना के बिना संविधान का कोई महत्व नहीं है। तो ठाकुरदास भार्गव इन्हें संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। उसके बाद हम बात करते हैं ननी पालखीवाला। आपको ये जो राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है या फिर जिन्होंने इसकी महत्व को बताया है, उनके बारे में और उनके कथन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कथन किसने कहा है। मतलब ऐसे ना हो कि आप इसको उल्ट फुल्ट कर दो। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको एक तरफ दे देंगे इन थिंकर्स के नाम और एक तरफ दे देंगे आपको इनके कथन, मिक्स एंड मैच कर देंगे। आपको मैचिंग करनी होगी कि कौन सा पहले का कौन सा दूसरे का कौन सा, इस तरीके से भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। तो ननी पालखीवाला जी क्या कहते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक ऐसी मतलब महत्व है इसका कि ये स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है हमें प्रस्तावना से। तो स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक प्रस्तावना से मिलती है। तो ये हो गया हमारा महत्व प्रस्तावना का। उसके बाद हम चलते हैं प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे कि ये संविधान का अंग है या नहीं। इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक ही मुद्दा आता है प्रस्तावना के अंदर कि ये संविधान का अंग है या नहीं। तो हमें क्या देखना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं।
मतलब या फिर हम कह सकते हैं प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो मतलब वो संशोधनीय भी होगी, क्योंकि संविधान को तो संशोधन संविधान में कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का आता है केशवानंद भारती मामले में, अभी हम थोड़ी देर में ही देखते हैं। और उसके अलावा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगर मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो मतलब इसमें संशोधन भी होना चाहिए, और अगर संविधान का अंग नहीं है तो मतलब इसमें संशोधन भी नहीं होगा। तो हम सबसे पहले आता है बेरूबाड़ी विवाद। बेरूबाड़ी केस आता है 1960 के अंदर। उसमें इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, मतलब प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं हो सकता। उसके बाद में आता है केशवानंद भारती केस। काफी फेमस केस है। इस केस के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ ही रखा होता है। 1973 इसके अंदर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कॉन्सेप्ट दे दिया इसके अंदर कि मूल ढांचा क्या है, कि मूल ढांचे को छोड़ के इसमें परिवर्तन नहीं किया जाए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब क्या है, ये मूल ढांचा है संविधान का, इसके अंदर आप संशोधन नहीं कर सकते, आप इसको नहीं बदल सकते, लेकिन आप बाकी संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हो। वो मैंने आपको बहुमत पढ़ाए थे, किस प्रक्रिया से संशोधन होता है, कौन सी प्रक्रिया से बिल पारित होता है, तो उस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद में केस आया मिनर्वा मिल्स केस। फिर आया LIC केस, SR बोम्मई केस। तो इन सब में यही कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो अब वर्तमान स्थिति क्या है प्रस्तावना की? प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, क्या है कि प्रस्तावना के अंदर संशोधन की बात करते हैं। तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो भी हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बयालीसवां संविधान संशोधन हुआ है 1976 के अंदर, वो भी मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए हैं कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के अंदर। मतलब एक बार एक मतलब फनी सीन ही हो गया एक तरीके से। UPPCS के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए। उसमें ऑप्शन था 3, 4, 5 और 6। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 को सही माना। क्यों सही माना उन्होंने 4 को? उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? वो कहते हैं कि हमने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, मतलब हम जब प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना को देखते हैं, हम जब प्रस्तावना को देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है कि ठीक है, यहाँ पे हमने देखा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शब्द तो सीधे सीधे डायरेक्ट आए गए, और एकता के साथ में और अखंडता को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? और अखंडता। तो उन्होंने और को भी एक वर्ड मान लिया, तो उन्होंने और को भी एक वर्ड मान लिया और उन्होंने ये सोच के 4 मतलब कह दिए कि हाँ 4 ठीक है, मतलब 4 वर्ड्स जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका तो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे अपने देखें तो 3 ही वर्ड आएंगे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमारा प्रस्तावना टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपने रेगुलर क्लासेस लगाई हैं ये
आप बीच में से देखोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। आप स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से देखो, आपको अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक से एक क्लास मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, तभी आप पॉलिटिकल साइंस को सीख पाओगे। तो कल से अब हम करेंगे फंडामेंटल राइट की स्टार्टिंग करेंगे, मौलिक अधिकार की, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी क्लासेस थोड़ी सी लंबी जाएंगी। तो आप बने रहना साथ में। आप एक बार करोगे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तब आपको टाइम नहीं लगेगा पढ़ने के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आप इनके नोट्स भी बना रहे होंगे अच्छे से, और अच्छे से अपनी स्टडी को अच्छी दिशा प्रदान कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, मेरे पढ़ाने के तरीके में आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंज करूं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगती है तो आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं भी अप्रिशिएट हूँ और मैं अच्छे से अच्छे आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।